गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 6 चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं iostream.h। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं iostream.h। और iostream.h जो है वो हमारी हेडर फाइल है। ये हमारी क्या है, हेडर फाइल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था जैसे कि सी लैंग्वेज में stdio.h हेडर फाइल हुआ करती थी, वैसे ही C++ में जो हमारी हेडर फाइल होगी वो होगी iostream.h। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको और लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब बात आती है सर प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव क्या होता है। जिस स्टेटमेंट से पहले कौन सा चिन्ह लगा होता है, हैश चिन्ह लगा होता है, उन्हें हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं। जिन स्टेटमेंट से पहले क्या लगा हो बेटा, हैश चिन्ह लगा होता है, उसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। जैसे आपने लिखा हैज इंक्लूड iostream.h। तो यहां पर जो बेटा iostream.h है वो एक हेडर फाइल है जिसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। जिन स्टेटमेंट्स के पहले क्या लगा हो, हैश चिन्ह लगा होता है, उन्हें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हमने यहाँ जो भी हेडर फाइल लिखते हैं उसके पहले क्या यूज में लेते हैं, हैश चिन्ह यूज में लेते हैं। और ये हैश चिन्ह जिसके साथ में लगा होता है उसे ही हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, प्री मतलब पहले, प्रोसेसर मतलब जो पहले ही प्रोसेस हो जाता है या जो पहले से ही प्रोसेस होके डायरेक्शन देना शुरू कर देता है। अब देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो कहां से स्टार्ट होता है बेटा, मेन से। हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, मेन पे ही फिनिश हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है ये तो मेन पोर्शन हो गया हमारा प्रोग्राम का, और ये मेन पोर्शन से अलग चीज हो गई। तो ये क्या होता है कि प्रोग्रामिंग आपकी यहां से स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले ही आपका कंट्रोल मेन फंक्शन पे जाए या आपका प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हो, काम करे, यहां से काम करना शुरू होगा, उससे पहले ही ये प्रोसेस हो जाता है। पहले ही प्री प्रोसेसर, ये पहले ही प्रोसेस हो जाता है प्रोग्राम के प्रोसेस होने से पहले, इसीलिए हम इन्हें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। तो समझ में आया आपको, जिन स्टेटमेंट के पहले क्या लगा हो, हैश सिंबल लगा होता है, उन्हें हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हमेशा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखा जाता है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। आपका जो प्रोग्राम होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, हैज इंक्लूड iostream.h से। हाँ, जितनी भी हेडर फाइल्स आपके आएंगी वो सारी की सारी स्टार्टिंग में ही आएंगी, या आप कह सकते हो आपके जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होंगे वो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही लिखे जाते हैं। तीसरी बात, प्री प्रोसेसर हैश के साथ लिखे स्टेटमेंट को प्रोग्राम के कंपाइल होने से ही पहले प्रोसेस कर देता है। तीसरी बात क्या है, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हैश के साथ लिखे स्टेटमेंट को प्रोग्राम के प्रोसेस होने से पहले ही आपका प्रोसेस कर देता है। वापिस से सुन लीजिए थर्ड पॉइंट, जो आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हैश के साथ लिखे हुए स्टेटमेंट, अभी ये स्टेटमेंट किसके साथ लिखा हुआ है, हैश के साथ। तो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हैश के साथ लिखे स्टेटमेंट को कंपाइल होने से पहले, मेन प्रोग्राम, आपका मेन प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले ही इसे प्रोसेस कर देता है। पहले ये प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका मेन फंक्शन प्रोसेस होता है। चौथी बात, हैज इंक्लूड iostream.h, यह स्टेटमेंट iostream फाइल की विषय वस्तु को प्रोग्राम के साथ जोड़ता है।
जो ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है या आपका iostream.h है, या आप कह सकते हो हैज इंक्लूड iostream.h, वो क्या करता है, ये हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की विषय वस्तु मतलब इसमें जो भी आप लिख रहे हैं, इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन में आप जो भी लिख रहे हैं उसको ये किसके साथ जोड़ देता है, iostream.h के साथ जोड़ देता है। कौन, हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। समझ में आया आपको? जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो क्या करेगा, प्रोग्राम की जो विषय वस्तु है, प्रोग्राम के जो कंटेंट है, जो हमारे प्रोग्राम के मेन फंक्शन में जो आप कंटेंट लिखते हो उसे वो iostream.h फाइल से जोड़ता है। और iostream.h में आपका सीन हो गया, आपका सी आउट हो गया, इंसर्शन ऑपरेटर हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया। तो जो प्रोग्राम में आप सी इन, सी आउट और इन ऑपरेटर्स को काम में लेने वाले हैं, उन सबको iostream.h हेडर फाइल में पहले से ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो iostream.h के बारे में आपको पता लगा। आपको iostream.h के बारे में हमने आपको बताया है कि जिन स्टेटमेंट से पहले हैश चिन्ह लगा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को C++ प्रोग्राम के शुरुआत में लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट, प्री प्रोसेसर हैश के साथ लिखे स्टेटमेंट को प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले ही प्रोसेस कर देता है। हैज इंक्लूड iostream.h जो प्रोग्राम के कंटेंट होते हैं, मेन फंक्शन जो प्रोग्राम के कंटेंट लिखे जाते हैं, विषय वस्तु लिखी जाती है, उन्हें iostream.h फाइल के साथ जोड़ देता है। नेक्स्ट, सी इन, सी आउट, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये सब के सब iostream.h में पहले से ही एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये था आपका iostream.h। अब हम नया टॉपिक क्या ले रहे हैं, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। अब हम यहां पर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। देखिए कंपाइलिंग और लिंकिंग क्या होता है। कंपाइल करना तो आपको पता ही है। कंपाइल करना किसी भी प्रोग्राम को इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है, लेकिन कंप्यूटर किसको समझता है, बाइनरी को। तो जो इंग्लिश प्रोग्राम जो लिखा गया है उसको 0-1 में कन्वर्ट करना कंपाइलिंग ही कहलाता है, जिसे हम कंट्रोल F9 से करते हैं। आपने खूब देखा है, खूब प्रैक्टिकल आप लोगों ने किए हैं और आपने अच्छे से देखा है कि जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो पूरा प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। और जब पूरा प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और उसके बाद जब प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर उसे हम कंट्रोल F9 करके क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कंट्रोल F9 से प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम प्रोग्राम की कंपाइलिंग करते हैं। और लिंकिंग क्या होता है कि जो हमारे कोड होते हैं उन्हें 0-1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर हमारे ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, इन सबको आपस में जोड़ना, एक साथ काम करवाना लिंकिंग कहलाता है। और कंपाइलिंग और लिंकिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। आपकी जो कंपाइलिंग और लिंकिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है कि आपका कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हो गए, XP, विंडोज 7, विंडोज 8, ये आपके विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। इसके बाद लाइनक्स है, यूनिक्स है, वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। तो
तो कंपाइलिंग और लिंकिंग की जो प्रोसेसिंग है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है। जैसे अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर हम कर रहे हैं तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ही हम यहां ले लेते हैं लाइनक्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको बताया अभी कंपाइलिंग और लिंकिंग जो है उसका प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ये जो है लाइनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, इसमें हम प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए G++ कमांड को यूज में लेते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम को कंपाइल और लिंकिंग के लिए कौन सा कमांड काम आता है। तो कौन सी कमांड काम आती है, G++। जैसे हम XP पे काम करते आए हैं अब तक, आपने जो लैब में प्रैक्टिकल किए हैं सी लैंग्वेज में वो विंडोज XP पे किए हैं। और जब विंडोज XP पे आप प्रोग्राम करते हैं तो जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारा कौन सा शॉर्टकट की होता है, Ctrl+F9। ये Ctrl+F9 से हम प्रोग्राम की कंपाइलिंग करते हैं। लेकिन ये कंपाइलिंग जो है वो किस पर होती है, विंडोज पर। विंडोज XP पर आप प्रोग्राम को अगर कंपाइल करेंगे, कंपाइल मतलब रन करना, अगर आप प्रोग्राम को रन करते हैं किस पे, विंडोज XP पर, या आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं विंडोज XP पर, तो हमारा शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+F9। या आप कह सकते हो कमांड कौन सी होती है, Ctrl+F9 से हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, विंडोज पर। ऐसे ही अब चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो आपका कमांड कौन सी होगी, G++ कमांड से होगा। अब हम यहां पर प्रोग्राम की कंपाइलिंग जो है वो Ctrl+F9 से नहीं करेंगे। तो अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, हम प्रोग्राम की कंपाइलिंग किससे करेंगे, G++ कमांड से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल G++abc.cpp। abc.cpp abc फाइल का नाम है, cpp उसका एक्सटेंशन नेम है। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हैं, आपने अब तक जितनी भी फाइलें सेव की होगी सी लैंग्वेज में, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे सपोज करो हमने फाइल को नाम दे दिया anil.c, तो सी एक्सटेंशन है, सी को देखते ही हम बता देंगे कि ये फाइल सी लैंग्वेज में बनाई गई है। ऐसे ही अगर आपको C++ में अगर किसी फाइल को सेव करना है तो उसका एक्सटेंशन होता है CPP, P4+, C++, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। तो अगर हमने लिखा anil.cpp, तो अब हम इनके एक्सटेंशन को देखकर ही बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है सी लैंग्वेज में बनाया गया है और ये प्रोग्राम जो है वो C++ में बनाया गया है। तो यहां पर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, G++abc.cpp। इस तरह से हम प्रोग्राम की यहां क्या कर देते हैं, कंपाइलिंग कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो G++ फाइल है वो abc.cpp फाइल को कंपाइल करती है। यहां पर हमारी फाइल क्या है बेटा, abc.cpp। इसको जब हम G++ कमांड करेंगे तो ये इसको क्या कर देगी, कंपाइल कर देगी। और जैसे ही हमारी फाइल कंपाइल होगी तो कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। तो जैसे हम इसको G++ से कमांड करने करेंगे तो आपकी abc.o ये ऑब्जेक्ट फाइल है आपकी। ये ऑब्जेक्ट फाइल कब होगी, जब हम इसको G++ से कंपाइल करेंगे
तो कंपाइल करने के बाद आपकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है और अपने आप ही लाइब्रेरी फंक्शन के साथ लिंक होकर एग्जीक्यूट फाइलें बनाता है। और ये ऑटोमेटिक ही लिंक करके क्या बना देगा, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा, EXE फाइल बना देगा। एग्जीक्यूटेबल मतलब जो रन होने के बाद फाइल बनती है। तो लाइब्रेरी फंक्शन के साथ लिंक होकर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है और उस फाइल का नाम हो जाएगा आपका abc.output फाइल। इस तरह से ये हो गई कंपाइलिंग और लिंकिंग। वापस देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग बनाई करी थी। तो सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो जब हम फाइल को सेव करते थे तो फाइल सेव होने के बाद कंट्रोल F9 करते थे और कंट्रोल F9 होने के बाद वही फाइल 3 नाम से सेव होती थी। एक जैसे anil.c, उसका anil.obj और anil.out या anil.exe, वो आउट पे मिलती थी। आप जब बिन वगैरह पे जाते ना फोल्डर पे, तो वहां एक आउट फोल्डर बना हुआ होता तो उसमें आपको फाइल मिलती थी। ध्यान होगा आपको, मैंने बताया था आपको। तो जब हम किसी फाइल को 3 नाम सेव होते तो वो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो लाइनेक्स में क्या होगा, जब हमारी फाइल तो है ये, जब हम फाइल को सेव करेंगे तो हमारी फाइल का नाम होगा abc.cpp। तो जैसे हम G++ करेंगे तो कंपाइल होगा। कंपाइल मतलब रन होगा और रन होने के बाद वो फाइल क्या बना लेगा, abc.o। मतलब अब उस abc फाइल के साथ एक्सटेंशन क्या और जुड़ जाएगा, o। मतलब वो कैसी फाइल बन जाएगी, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। और ये अपने आप ही लाइब्रेरी फंक्शन के साथ जुड़कर ये अपने आप ही क्या करेगा, लाइब्रेरी फाइल के साथ या लाइब्रेरी फंक्शन के साथ लिंक होकर ऑब्जेक्ट आउटपुट फाइल बना देता है और ये हमारी कोडिंग का आउटपुट हो जाता है, जिसे एग्जीक्यूट करके हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो ये होता है आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो आपने देखा हमारा प्रोग्राम बनने के बाद लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। ये था आपका कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। और 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके साथ इसे हम ऑपरेट करते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।